हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में एक बार हम लोग फिर से हाजिर हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आई एम सोमा मैम। टुडेज लेक्चर इज योर सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की दुनिया के सैर पर निकलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की दुनिया की कहानी सुनेंगे। तो मैं आपको शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि बायोलॉजी इज ए स्टोरी। ये वो स्टोरी है जिसमें हम लोग भगवान के, ऊपर वाले के क्रिएशन के बारे में, एक अद्भुत जो उन्होंने क्रिएशन किए हैं उनके बारे में हम लोग कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग सेल पढ़ते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी सैर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे फूल, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से ऊपर वाले की एक क्रिएशन है और उसके पीछे कहानी क्या है। क्योंकि प्रत्येक क्रिएशन अपने आप में एक कहानी कहती है और उसी कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की दुनिया की सैर करेंगे और मैं आपकी सोमा मैम, आपकी गाइड, जो आपको आज बताऊंगी। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग उस यूनिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज भी मैं आपको बताते चलूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि 12 में और प्लस नीट में दोनों में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस दुनिया में सबसे पहले फ्लावर्स, ये जो पेड़ पौधे हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, आम है, लीची है, अमरूद है, ठीक है, ये कहाँ से आए और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई। आम ही है, अगर वो खाने में अच्छा लग रहा है तो इसके पीछे भी क्या कहानी है। तरह तरह के जो फूल हमें दिखते हैं अपने चारों तरफ, कोई फूल देखने में तो बहुत सुंदर होता है पर उसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं होता, कोई फूल देखने में तो बिल्कुल उतना अच्छा नहीं होता, छोटा होता है बट उसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा होता है। कोई फूल बड़ा होता है, कोई फूल छोटा होता है, ठीक है, कोई फूल कलरलेस होता है, वाइट होता है, कोई फूल हमें गुच्छों में दिखते हैं, यानी कि उनका इन्फ्लोरेसेंस हाई होता है। कोई फूल जो है बिल्कुल सॉलिटरी, अकेले एक स्टेम पर एक एक फूल खिले होते हैं। तो आखिर ये जो फूलों की कहानी है, इसके पीछे भी राज है, इसके पीछे भी कारण है। कोई भी फूल ऐसे क्यों दिखते हैं, इनके पीछे भी बहुत सारी कहानी छुपी है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे और जानेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप गार्डन में घूम रहे हो या अपने ही घर में आपके कुछ पेड़ लगे हुए हैं फूलों के, और उस पर अगर फूल है और उस पर कोई बटरफ्लाई बैठी हुई है, और अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे, अगर जनरल आदमी देखेगा कहेगा कि बहुत सारी सुंदर सी तितली एक सुंदर से फूल पर बैठी हुई है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, स्पेशली इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, देन यू थिंक डिफरेंटली। क्या सोचोगे कि अगर ये फूल पर ये तितली बैठी हुई है, दैट मीन्स ये कुछ कर रही है। क्या कर रही है? तो वो पॉलिनेशन कराने का काम कर रही है, वो निषेचन करवा रही है। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन और निषेचन ये हम लोग जानते हैं कि वो क्या कर रही है, किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन को लाकर इस फूल के स्टिग्मा पर डाल रही है, यानी कि ये एक एजेंट है फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, तो यही सब बातें बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो फूल हैं वो डिफरेंट टाइप के क्यों दिखते हैं। अच्छा, आप लोग जो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं वो आप लोग देखे होंगे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो हमेशा कमल फूल पर बैठे मिलते हैं, सरस्वती माँ है वो भी कमल फूल पर बैठकर आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं कोई और फ्लावर, क्यों कमल, क्यों लोटस? लोटस को ही इमेजिन क्यों किया गया भगवान को बैठाने के लिए, ब्रह्मा को बैठाने के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि बनी है, ये पूरी जो क्रिएटिविटी है, पूरी दुनिया की जो क्रिएटिविटी है वो बनाने वाले हैं, ऐसा इमेजिन किया जाता है कि ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा को लोटस पे बैठाया जाता है, कमल पे बैठाया जाता है, ऐसा इमेजिन किया जाता है कि
ब्रह्मा कमल पर बैठते थे। क्यों कमल को क्यों चुना गया? बिकॉज कमल जो है, लोटस जो है, उसके सीड की वैलिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अबाउट 1000 ऑफ ईयर्स एक कमल का बीज जो है वो जिंदा रह सकता है, वायबल होता है। इसीलिए कमल के फूल को इमेजिन किया गया कि लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों पहले अगर कोई फूल रहा होगा तो दैट इज लोटस। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि एक फूल जो सबसे बड़ा होता है, फिर एक फूल जो बिल्कुल ग्रैन्यूल्स की तरह दिखता है लेकिन वो फूल है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग फूल के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है आज का, उसमें हम थोड़ी बहुत फ्लावर के मॉर्फोलॉजी की भी चर्चा करेंगे, जो कि आपका 11th का सेगमेंट है। क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। तो अगर आप फ्लावर के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से नहीं समझोगे, तो ये पूरी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम पहले इसके फ्लावर के मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे और फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे, तब हम लोग आगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, देने वाले कौन थे? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय रडल्फ जैकब कैमोरियस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर से पढ़ते आए हैं कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान किसका गया, सबसे पहले अट्रैक्शन किसका गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट में होता है, तो उसको देने वाले कौन थे? रडोल्फ जैकब कैमोरियस। ठीक है, अब फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, तो फ्लावर को हम लोग, ये एकदम डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है आपके 12 के 1 नंबर में और नीट में, कि फ्लावर होता क्या है, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट हैविंग नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, तो फ्लावर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत से जानते आए हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी स्टेम इज द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, द रूट्स हैव नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, सो रूट इज रिगार्डेड एज रूट, whereas stem have nodes and internodes. The leaves are always arise from the internode. So stem is have the characteristic feature of the presence of node and internode. प्रत्येक स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, ये नोड है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड, और लीफ जो है इन्हीं के बीच से निकलता है। तो इसीलिए फ्लावर को हम लोग मॉडिफाइड शूट कर सकते हैं और ये हाईली कंडेंस्ड होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा फ्लावर, सबको पता है, बचपन से ही जनरल नॉलेज में पढ़ते आए हो, सबसे बड़ा फ्लावर, हाई लार्जेस्ट फ्लावर इज रफलेशिया। ठीक है, रफलेशिया जो है वो सबसे बड़ा फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर होता है रफलेशिया। लेकिन रफलेशिया के साथ देखिए बहुत ही खराब और टिपिकल बात ये होती है कि ये देख सबसे बड़ा तो होता जरूर है, लेकिन इसकी जो गंध होती है, इसका जो फ्रेग्रेंस होता है, इसकी जो स्मेल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अगर आप रफलेशिया के जंगल के बगल से पास करोगे तो आप बिना नाक में रुमाल लिए पास नहीं कर सकते हो। तो इसके पीछे भी कारण है, क्यों ऊपर वाले ने उसे इतना बड़ा बनाया, उसे यूनिक बनाया, लेकिन उसका फ्रेग्रेंस इतना खराब होता है। इसके भी पीछे कारण है पॉलिनेशन करवाना। ठीक है, तो चूंकि इतनी बदबूदार ये होती है कि इसीलिए फ्लाइज उस पर ज़्यादा क्या होते हैं, उमड़ते हैं, और उन्हीं के द्वारा इसका जो है पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब सबसे छोटी फ्लावर क्या होती है? ठीक है, सबसे छोटी फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा कि वो उंगलियों में आपके
दाने की तरह वो लगती है, और सबसे छोटी फ्लावर होती है वोल्फिया। तो आज हम लोग फ्लावर के बारे में ही जानेंगे, यूनिकनेस के बारे में उसकी जानेंगे। तो लार्जेस्ट फ्लावर इज रैपलेशिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वोल्फिया, लॉन्गेस्ट वायबिलिटी ऑफ सीड इज लोटस। इन सब के बारे में आपको बताया है। नेशनल फ्लावर क्या होता है हमारा? लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस इज नेलुम्बो न्यूसीफेरा। और फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सम जनरल फीचर्स एंड सम यूनिक पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्लावर। अब फ्लावर के बारे में हम लोग उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानना है। तो अगर हम किसी फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को काटेंगे, तो ये है आपका एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने पर वो कैसा दिखेगा? दिस इज द फिगर ऑफ ए फ्लावर, टिपिकल फ्लावर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ठीक है, तो एक फ्लावर में हमें क्या क्या दिखता है? ठीक है, तो मेनली हम एक फ्लावर को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो द फ्लोरल एक्सिस, जिसके ऊपर एक फ्लावर डिपेंडेंट होता है या जिसके ऊपर एक फ्लावर अरेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं उसको? रिसेप्टेकल। और फ्लावर की जो डंठी होती है, ठीक है, जो स्टॉक होता है जिसके द्वारा वो किसी भी स्टेम के साथ अटैच्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेडिसेल। ओके, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो विदाउट पेडिसेल होते हैं। तो जिन फ्लावर में द फ्लावर विच हैव पेडिसेल इज नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर, whereas the flower which have no pedicel is known as sessile flower। तो किसी भी फ्लावर को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, सबसे पहले एक फ्लावर को हम चार भागों में बांट सकते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो कैलिक्स और कोरोला क्या हुआ? कैलिक्स क्या होता है? वो आउटर होल जिसके ऊपर पूरे के पूरा फ्लावर जो है वो अरेंज होता है। रिसेप्टेकल के जस्ट ऊपर वाला भाग इज नोन एज कैलिक्स, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। कोरोला क्या है? कोरोला आर द फ्लावरिंग होल, जिसको कहते हैं, जो अट्रैक्टिव होता है, जो कि पॉलिनेशन करने के लिए जो है वो बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, कोई भी फूल सुंदर होती है, क्यों सुंदर होती है? वो कोई भी रोज बहुत सुंदर होती है, या कोई भी ऐसा फूल जो देखने में आपको दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो सुंदर क्यों होती है? वो सुंदर इसलिए नहीं होती कि आप उसको तोड़कर फ्लावर भास में सजाकर अपने रूम में रखो या अपने ड्राइंग रूम में रखो। वो सुंदर इसलिए होती है ताकि उसके तरफ इंसेक्ट या बर्ड्स या पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्ट हो और उसका पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो पेटल्स का, कोरोला का जो काम होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना या पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना होता है। तो जनरली जो कोरोला होते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। लेकिन किस केस में कोरोला वाइट होंगे, इसकी भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अभी आप जान लीजिए कैलिक्स और कोरोला समझ गए। अब कैलिक्स और कोरोला जो है इसको एसेसरी पार्ट कहा जाता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ये रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ऑलवेज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसीलिए इनको नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है और सबसे अच्छे से अपने कॉपी में इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है। तो पहला पॉइंट है द फ्लोरल एक्सिस बियरिंग द ऑल फ्लावर पार्ट इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। अभी आपको मैंने बताया दिस इज रिसेप्टेकल। तो रिसेप्टेकल वो पार्ट है जो पूरे चारों होल्ड को, फ्लावर के जो चार मेन कंपोनेंट है, चार मेन पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन चारों को रिसीव करने का काम करती है रिसेप्टेकल, इसीलिए इसका नाम है रिसेप्टेकल। ओके,
जस्ट उसके बाद का पॉइंट है द आउटर मोस्ट होल, the outermost hole consisting of petal is known as calyx. ओके, ठीक है, तो कैलिक्स क्या हुआ? फूल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट होल जो जनरली ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। द इनर मोस्ट होल इज नोन एज कोरोला विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स। और इनर मोस्ट किसको कहते हैं हम लोग? इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू कोरोला द इनर साइड इज एंड्रोसियम which is female, which is male reproductive part of the flower, and the unit of androcium is always stamen. Okay. The next to corolla is, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया आपका रिसेप्टेकल, ये हो गया पेडिसेल यानी कि फूल का स्टॉक, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर ये पार्ट हो गया आपका, ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज नोन एज कैलिक्स। ओके, ये जो आपको दिख रहा है दिस आर जो आपके कलरफुल पार्ट है, रेड कलर से जो कलर किया हुआ है दैट इज नोन एज पेटल, ठीक है। अब ये आपको जो दिख रहा है ये पार्ट दिस इज नोन एज एंड्रोसियम, ओके, या इसको मेल पार्ट भी कहते हैं। और बीच वाला जो ये फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज गाइनोसियम विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके। तो जैसे ही हम लोग क्या कर लिए, यहाँ आ गए नेक्स्ट टू कोरोला एंड्रोसियम विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग स्टामेन कहते हैं, ठीक है। अब एंड्रोसियम के बाद नेक्स्ट जो भाग है, नेक्स्ट जो पार्ट है द इनर मोस्ट होल, जो सबसे फूल के अंदर में पाया जाने वाला पार्ट है दैट इज गाइनोसियम। और गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है और इसके यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लें कि ये एक टिपिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। फ्लावर को हम लोग मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। कोरोला के जस्ट अंदर जो पार्ट होता है मेल पार्ट उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग स्टामेन कहते हैं, यानी बहुत सारे स्टामेन से मिलकर एंड्रोसियम बना होता है। सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर जो कि रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ की फ्यूचर सीड पल रहा होता है, दैट पार्ट इज नोन एज गाइनोसियम। गाइनोसियम इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल, ओके। अब जब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि सेपल और पेटल, ठीक है, सेपल और पेटल दोनों को हम लोग एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एक ही फूल में इस तरीके से मिक्स रहता है कि हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस को, ऐसे अनडिफ्रेंशिएट होल ऑफ द फ्लावर को हम लोग कहते हैं पेरियंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग डबल टिक लगा लेंगे और स्टार बनाकर लिखेंगे कि व्हेन द सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड then the undifferentiated whole of the flower is known as perianth and the unit of perianth is known as tepal. Example is lily. लिली के फ्लावर को आप अच्छे से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जो बाहरी होल होता है यानी दैट इज कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज किया हुआ रहता है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज पेरियंथ एंड द यूनिट ऑफ पेरियंथ इज नोन एज टेपल, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि जब तक आप फ्लावर के एक एक पोर्शन को अच्छे से नहीं समझ लोगे तब तक इसके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी और अच्छे से इसके पॉलिनेटिंग पार्ट को, इसके पॉलिनेशन को समझना मुश्किल होगा। इसीलिए मेरा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर के यूनिक फीचर्स,
अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एंड्रोशियम और गायनोसियम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्ट को रिप्रोडक्शन में भाग लेना है, तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगी। लेकिन आज ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जो कि पहले चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे, और ये फिगर बहुत ही नेसेसरीली आपको बनाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा और भी ज़्यादा आगे आएगा, क्योंकि ये एक कहानी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, ये कहानी है क्रिएटिविटी ऑफ द गॉड की, और इस कहानी को मैं आपको बहुत अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में सुनाऊंगी, ताकि आपको रट्टा न लगाना पड़े और बहुत अच्छे से स्मूथली आप इसको समझते चले जाएं। ठीक है, तो आप लोग घर में बैठे हो तो अच्छे से पढ़ो और ध्यान लगाकर पढ़ो, और NCERT के एक एक लाइन को आपको फॉलो करना है। मैं भी NCERT का हर एक पॉइंट आपको यहाँ डील करूँगी और बताऊँगी, और जहाँ मुझे NCERT से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ से बाहर निकल कर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें दिखाऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।